किसी को होगा वो आ रहे थे क्या ही करेंगे। कैसी चल रही तुम्हारी पढ़ाई? हाँ, पढ़ाई नहीं आ रहा है बढ़िया चल रही। हम्म। और किसी की रिजल्ट नहीं कर सकते। बताओ। वहां ज्यादा समझ में आता है ना। पढ़ाई हो रही फिजिक्स की पढ़ाई। और तो मार्केट में मिल जाएगी बड़े और फ्री मिलेगा हमारा बड़े नाइट का। हाँ, वही है। समझ गए? और सी क्लास की कैसे कब तक मिलते हाँ तो बोल रहे बेसिक बेसिक पढ़ा दो। क्या बोलते हैं? बस चुप हो जाओ। थर्मोडायनामिक्स में ना आपकी केटीजी काइनेटिक फ्लूइड एंड गैसेस इधर सुन लो। ये ना मैं इन दोनों को मिक्स लेके चलूंगा। ठीक है, केटीजी को भी और थर्मोडायनामिक्स को भी। ठीक है, तो कभी तो मैं वो पढ़ा दूंगा, कभी क्योंकि सिलेबस सारा हो जाएगा तुम्हारा। जो रह जाएगा वो लास्ट में मुझे बता देना क्या है। ठीक है। अच्छा हीट बताओ क्या होता है हीट? दैट ट्रांसफर फ्रॉम। और कोई बताओ भाई। भाई देखो, जो काम करंट इलेक्ट्रिसिटी में पोटेंशियल डिफरेंस होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है करंट इलेक्ट्रिसिटी में? हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ करंट में करता है ना? इसी तरह लिक्विड में वो काम कौन करता है? प्रेशर करता है, प्रेशर डिफरेंस। तो यहाँ सेम टू हीट में जो काम जैसे पोटेंशियल डिफरेंस का था, सेम यहाँ पर कौन करता है? टेम्परेचर है ना। टेम्परेचर भी कहाँ से जाएगा? हायर टेम्परेचर जो बढ़ता है। ठीक है ना। तो कुछ ही बेसिक बेसिक चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट होगी ना, जिससे थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं, वही चीजें लिखा हुआ है ना। ठीक है। लिख लो हीट का डेफिनेशन, लिख लो क्या होता है। इंग्लिश वाले क्या होगा तुम? तुम्हें ना गाली मार। तुम मजाक नहीं करना। ठीक है बताओ, वैसे गाना ठीक है बताओ। मतलब तुमने नवंबर भी ऐसे ही निकाल दिया ना, तो तुम्हारा ध्यान रखना नवंबर तक ना अपना कितना तक पढ़ लिया, वो सब 2 बार रिवीजन कर लो तुम। है ना समझ में? भाई 11 तक लगभग तुम्हारा हो गया सारा। फिजिक्स में थर्मो रहती है, केटीजी और एक ऑसिलेशन रहता है ना। फिर 12th का पोर्शन बचेगा तुम्हारा, तो नवंबर तक ये भी सब हो जाएगा। तो वो जो वहां से बताया जाएगा वो करा दो इलेक्ट्रिक से पहले। हाँ हाँ इलेक्ट्रोस्टैट है। नहीं ऑप्टिक्स देखो, ऑप्टिक्स और थर्मोडायनामिक्स दोनों अपने आप में पूरा समुंदर है। मेरे पास समझ में बिल्कुल अलग है। ऑप्टिक्स से जो ये चीज पढ़ रहे हो ना, इससे कोई लेना देना नहीं उसको। ठीक है ना। इसी तरह थर्मो जो है, इसमें बिल्कुल अलग चैप्टर है, पीछे का जो अब तक पढ़ गया हो सब चीज नहीं मिलेगी आपको। है ना मैं समझ में। तो अपना अच्छे से पढ़ो, लिखो हीट। इंग्लिश वाले हो सब, हिंदी वाले भी हो? हिंदी वाले सब सब इधर इंग्लिश वाले भी हो ना। चलो पहले इंग्लिश में लिख लो। इट इज द टाइप ऑफ एनर्जी। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी
क्या करें? देखो, इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड, लिख लो आप जल्दी। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ, वो ये समझना है तो पूछ लेना आप क्या। इट इज अ टाइप ऑफ एनर्जी विच प्रोवाइड द सेंसेशन ऑफ coldness and hotness, coldness and hotness of a body, of a body. Its order is, its order is measured by temperature and and ये सब्सटेंस के अमाउंट पर डिपेंड करता है नहीं करती बताओ। ये जो हीट है वो सब्सटेंस के, जो मटेरियल के डिपेंड करेगी, उसकी क्वांटिटी पे नहीं करेगी। देखो, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर के बाद ये है, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। देखो, ऊर्जा, ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है, ऊष्मा एक ऊर्जा का रूप है जो किसी, जो किसी वस्तु या स्थान विशेष के, जो किसी वस्तु या स्थान विशेष के ठंडा या गर्म होने का आभास, ठंडा या गर्म होने का आभास प्रदान करती है, ठंडा या गर्म होने का आभास प्रदान करती है। यह यह तापमान की सहायता से मापी जाती है, यह तापमान की सहायता से मापी जाती है तथा उच्च ताप से, तथा उच्च ताप से निम्न ताप की ओर प्रवाहित होती है। लिख लेना, ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, ठीक है। अच्छा, जैसे आपके पास कोई गैस है, गैस के अंदर कितने इनफाइनाइट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। इसी तरह सॉलिड के अंदर, है ना, इनफाइनाइट आइटम्स होंगे ना। तो क्या हम किसी एक एटम का टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं? ओनली वन एटम का, ओनली वन मॉलिक्यूल। क्वांटिटी को मेजर करता है मैक्रोस्कोपिक, ठीक है। नहीं होता कि हम एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर फाइंड कर सकते हैं, माप सकते हैं या नहीं माप। हम किसमें पल्प में नाप सकते हैं, किसी गैस का नापना हो तो हम क्या करते हैं, DRNS वैल्यू फाइंड करते हैं, है ना, फिर वहां से तो लिख लो, नोट करके लिख लेना टेम्परेचर में, नोट करके लिखो भाई। तापमान केवल मैक्रोस्कोपिक, तापमान केवल मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए मापा जाता है, केवल मैक्रोस्कोपिक, मैक्रो बोला मैंने, नॉट माइक्रो। मैक्रो और माइक्रो पता है ना क्या होता है, मैक्रोस्कोपिक सिस्टम के लिए मापा जाता है। गैस, गैस में पदार्थ के एक अणु का ताप, गैस में पदार्थ के एक अणु का ताप, गैस में पदार्थ के एक अणु का ताप मापना लगभग असंभव है,
लगभग असंभव है। कोई टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड, एक अणु का ताप मापना लगभग असंभव है। टेम्परेचर कैन बी डिफाइंड फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिस्टम, फॉर मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल सिस्टम we cannot define we cannot define the temperature of a single particle. We cannot define the temperature of a single particle. अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम पता है सबको? तापीय संतुलन क्या होता है? क्या होता है बताओ? मैं लिखवाऊंगा नहीं, बताओ। हम्म भाई, दो बॉडी है ना? अगर उनको आपस में कांटेक्ट में लेकर आए तो उनका टेम्परेचर कब तक ट्रांसफर होगा? जब तक वो दोनों थर्मल इक्विलिब्रियम में ना आए। ठीक है ना? यानी कि जब तक दोनों बॉडी का टेम्परेचर क्या होना होता है, इक्वल ना हो जाए, है ना? ठीक है ना? अच्छा, एक नोट करके लिखो, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। सर ये नहीं था, तापमान गिरता है, टेम्परेचर के लिए मापा जाता है, गैस में एक मापना लगभग असंभव है। थर्मोमेट्रिक तापमीति गुण, तापमीति बोलते हैं, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी। अच्छा, हम कैसे फाइंड करते हैं? मतलब जैसे एक थर्मामीटर है ना? उसके अंदर मरकरी या और कोई लिक्विड फिल कर रखा है ना? तो हमें कैसे पता चलता है कि बॉडी का टेम्परेचर राइज हो रहा है या डाउन हो रहा है? थोड़ा डीप में जाओ, पर नीचे जो आपने वर्ड था ना, कहाँ वही जाओ, प्रॉपर्टी हो गया। तो इसका जो लिक्विड कॉलम है वो राइज करता है। लिक्विड कॉलम क्या करता है? राइज करता है। लीनियरली राइज राइज करता है या फिर एरियल राइज राइज करता है? रैखिक तो बढ़ता है ना, लीनियरली राइज करता है। टेम्परेचर कैसी क्वांटिटी है अभी आपकी? लीनियर राइज होती है ना? तो ये बात याद रखनी, टेम्परेचर है आपका, वो किसी पे राइज करेगा उसमें लिक्विड कॉलम है, लीनियरली राइज करेगा। और जो नंबर ऑफ कॉलम होंगे, हम कैसे पता चलेंगे कि भाई इसको 100 डिग्री सेल्सियस या दिखा रहा है या फिर कम है या ज्यादा है? जिससे कॉलम है, ये देखा होगा ना, छोटे छोटे कॉलम मेजर करते हैं, ये पढ़ा होगा, स्केल ही पढ़ाएंगे, है ना? तो उन कॉलम को उन कॉलम के हिसाब से हम क्या बताते हैं कि इसको 100 डिग्री सेल्सियस दिखा रहे हैं या फिर जो है थोड़ा कम है थोड़ा ज्यादा है। ठीक है? तो टेम्परेचर क्या कैसे राइज करता है? लीनियरली राइज करेगा लिक्विड कॉलम के अंदर, और इन कॉलम को काउंट कर सकते हम बता सकते हैं कि तो कितना डिग्री दिखा रहे हैं। ठीक है ना? केमिकल प्रॉपर्टी में अंतर पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो जब हम इसको टेम्परेचर देंगे तो इसकी लेंथ में होगा नहीं, तो किसी का जो है तो वॉल्यूम वॉल्यूम में भी इंक्रीज होगा, है ना? या फिर एरिया में इंक्रीज होगा, तब प्रॉपर्टी अलग अलग पड़ी ना। इसका टेम्परेचर भी क्या है, इसकी लिक्विड कॉलर में लग जाएगा, वो लीनियरली राइट आई बात समझ। यहाँ वॉल्यूम तो उसका राइज नहीं हो रहा है, किसी जिसका टेम्परेचर करते हैं तो क्या ये लोअर टेम्परेचर मिलेगा, ठीक है ना? तो लेकिन वहां पर वो क्या कर रहा है, वो राइज कर रहा है, इसलिए क्या वो उसकी प्रॉपर्टी क्या है टेम्परेचर की, वो ये बस है ना, राइज की प्रॉपर्टी नहीं पता है। ये एक बोर्ड है, अगर मैं इसको पिन आउट लंबा कर सकता हूँ तो इसी तरह टेम्परेचर की हम प्रॉपर्टी इसकी है, वो लिक्विड की प्रॉपर्टी, लेकिन बढ़ कौन रहा है तो टेम्परेचर की बढ़ाने पे जो लिक्विड वाला था उसका राइज आ रहा है।
ये जो राइज ऊपर नीचे आ रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, लीनियर प्रॉपर्टी किसकी, टेम्परेचर की। और उसी के अकॉर्डिंग क्या बताते हैं लिख लो, नोट लिख लो, थोड़ा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लिखो, द प्रॉपर्टी विच राइज लीनियरली, पदार्थ के वह गुण, द प्रॉपर्टी विच राइज लीनियरली, पदार्थ के वह गुण विद राइज इन टेम्परेचर, जो पदार्थ के तापमान में, विद राइज इन टेम्परेचर, जो पदार्थ के तापमान में, विद राइज इन टेम्परेचर ऑफ बॉडी, तापमान में परिवर्तन के साथ, तापमान में परिवर्तन के साथ, टेम्परेचर ऑफ बॉडी आर नॉन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, आर नॉन एज थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी, तापमान के परिवर्तन के साथ रैखिक रूप से परिवर्तित होती है, रैखिक रूप से परिवर्तित होती है, थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, बताओ एक कंडक्टिंग वायर का रेसिस्टेंस किस तरह से राइज करता है, क्या फॉर्मूला है, याद है किसी को, बता सकते हो? आर माइनस आर नॉट इज इक्वल टू अल्फा आर नॉट डेल्टा, ठीक है ना। और एल का बता सकते हो, लेंथ बता सकते हो, क्या होगा, एल माइनस एल नॉट या डेल एल लिख दो, कितना, अल्फा एल नॉट, पढ़ा रखा है ना, ठीक है ना, दोनों एग्जांपल लिखते हैं। मापी में ताप मापी में द्रव स्तंभ की लंबाई में वृद्धि, एग्जांपल लिखना है, राइज इन लेंथ ऑफ लिक्विड कॉलम, rise in temperature of liquid column in thermometer. हेडिंग डाल देना भाई, डिफरेंट स्केल टू मेजर द टेम्परेचर, डिफरेंट स्केल, डिफरेंट स्केल टू मेजर द टेम्परेचर। और आप यहाँ पूछ डिफरेंट स्केल्स टू मेजर द, क्या लिखा, कंडक्टिविटी देखो, आर माइनस आर नॉट और माइनस आर नॉट टेम्परेचर इक्वल टू आर नॉट अल्फा डेल्टा टी, now multiply del L is equal to alpha L naught del T। से पेपर में पता नहीं कोई बता रहा था, जैसे पेपर में बच्चे बोलते हैं ना कि भाई बता दे मुझे बता दे, तो उसने बताया भाई लिख टेन थीटा, हिंदी में लिखा है टेन थीटा, टेन थीटा तुमने चीटिंग हुई ना थोड़ा सा, जब कुछ पता ही नहीं होगा तो ऐसे लिखे, तो बोला, उसको बोला भाई ये लिख, जैसे मैथ का पेपर होगा ना वो लिख टेन थीटा लिख, वो लिख रहा होगा इंग्लिश में टी, ये वैसा कुछ करके लिख रहा होगा टेन थीटा, है ना। देखो भाई हेडिंग क्या लिखी तुमने, इधर आ जाओ, मिनिमम टेम्परेचर बताओ हम किससे डिनोट करते हैं, मिनिमम टेम्परेचर को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है ना। और कितना होता है वो,
ठीक है ना, और मैक्सिमम, ठीक है ना, बॉइलिंग पॉइंट, है ना। अच्छा देख, ये आपका डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है। इधर आ जाओ, इधर कितना है, केल्विन। समझ लेना तो कुछ जो मैं बता रहा हूँ। इस स्केल में लोवेस्ट पॉइंट बताओ कितना होता है, 0 डिग्री सी, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम बताओ कितना होता है, हाँ भाई कितना होता है नंबर ऑफ कॉलम, कितना, 100 होते हैं, ठीक है ना। तो मैक्सिमम टेम्परेचर कितना हो गया, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे जितने भी क्वेश्चन आएंगे या कुछ भी बोलते हैं, नंबर ऑफ कॉलम देता है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 96, नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 56। तो उसका मतलब क्या है, जो सेल्सियस की वैल्यू क्या होगी, नंबर ऑफ कॉलम मतलब कितने डिग्री टेम्परेचर है उसका, ठीक है। फ़ारेनहाइट में बताओ लोवेस्ट, 28, ठीक है। नंबर ऑफ कॉलम बताओ कितने, बोलो, 180, ठीक है। तो 180 में 32 प्लस करोगे कितना आएगा, ये आ जाएगा 23, तो ठीक है। तो मैक्सिमम इसका पॉइंट कितना हो गया, 212, ठीक है। और केल्विन में बताओ, 273, और इसमें नंबर ऑफ कॉलम कितना होंगे, 100 होंगे, और हाईएस्ट कितना होगा, ठीक है। इसीलिए हम कभी कभी कहीं कहीं क्या लिखते हैं, जो डिग्री सी को हम केल्विन में लिख देते हैं, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम क्या है, सेम हो। तो यूनिट में कभी कभी हम क्या लिखते हैं, डिग्री सी को केल्विन में लिखते हैं, ठीक है ना। तो देखो जरा, तो फॉर्मूला बताओ, सी माइनस, लोअर पॉइंट बताओ, इधर सुन लो, लोअर पॉइंट कितना था, 0, अपॉन नंबर ऑफ कॉलम कितने, 100, इज इक्वल टू, एफ में बताओ लोअर पॉइंट, नंबर ऑफ कॉलम, और केल्विन में बताओ, लोअर पॉइंट अपॉन नंबर ऑफ, यहाँ पर कितना आएगा, 313। नंबर ऑफ कॉलम की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है यहाँ पर, नंबर ऑफ कॉलम की, ठीक है ना। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, ठीक है। 2 से इसे काटेंगे तो ये कितना हो गया, C/5, ये बताओ कितना हो गया, F माइनस 32/9, और ये बताओ कितना हो गया, K माइनस 273 अपॉन कितना, ठीक है। तो हम जब सी से केल्विन में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, 273 को, है ना, 5 से तो 5 कट जाएगा, लिख लो, ये लिखो पहले, आ गया ना फॉर्मूला, भूलने के तो नहीं हो, क्या भूलोगे भाई, सी माइनस कितना, लोएस्ट टेम्परेचर अपॉन नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला, भाई देखो, आपकी 3 स्केल है हमारे पास, है ना, एक तो डिग्री सेल्सियस है, और एक कौन है, फ़ारेनहाइट, और एक कितना है, केल्विन, ठीक है। तो इसमें जो लोवेस्ट पॉइंट होता है डिग्री सेल्सियस में कितना होता है, 0 डिग्री सी, और नंबर ऑफ कॉलम कितने होते हैं, 100, ठीक है। और उन्हीं 100 को जब 0 में प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 100 डिग्री सेल्सियस। तो मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। सेम जो फ़ारेनहाइट है उसमें लोवेस्ट पॉइंट कौन सा होता है, 32 डिग्री। नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं, 180, इसमें इसको प्लस करोगे कितना हो जाएगा, हाईएस्ट पॉइंट 212। सेम यहाँ पर है 273 क्या है, लोवेस्ट है, 100 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा, 373। हो गया भाई इधर, बनाओ जल्दी, फिर एक क्वेश्चन करो।
बात मत करो भाई। याद होगा वैसे कुछ बच्चों को तो ये। करके देखो, नहीं याद है तो हिंदी में लिख लो यार, तापमान के किस मान के लिए। लिख लो हिंदी में। तापमान के किस मान पर डिग्री सेल्सियस व फ़ारेनहाइट स्केल द्वारा पी व एफ स्केल द्वारा दी जाने वाली रीडिंग एक समान होगी। तो किसके बारे में वो पूछ रहा है, वो श्योर है? ठीक है, तो क्या मान लो, हम मान लेते हैं एक्स टेम्परेचर पर क्या होगा, सेम होगा। तो सी की जगह भी एक्स रख दो, एफ की जगह भी एक्स रख दो। बताओ आंसर कितना है? बताओ। कितना है भाई आंसर? भाई हम क्या मान लेते हैं, मानना एक्स पर क्या होगा, एक्स तापमान पर दोनों की रीडिंग क्या होगी, इक्वल होगी। तो यहाँ पर क्या कर दूं, एक्स अपॉन फाइव इज इक्वल टू कितना, एक्स माइनस 32/9। एक्स की वैल्यू बताओ कितनी आ गई, प्लस के माइनस के, माइनस, ठीक है ना। ठीक है, तो 40 डिग्री सेल्सियस पर क्या होगा, आपका एफ और सी स्केल की रीडिंग क्या होगी, इक्वल होगी, सेम होगी, -40 डिग्री सेल्सियस। करो इसको। करो भाई, आंसर बताओ। निकलो, मान पर तापमान के किस मान पर एफ स्केल की रीडिंग सी स्केल की 3 गुना होगी। तापमान के किस मान पर एफ स्केल की रीडिंग सी स्केल की 3 गुना होगी। स्केल की रीडिंग सी स्केल की रीडिंग की 3 गुना होगी। क्या है भाई आंसर? ठीक है ना। भाई इधर तो क्या रखोगे, x/5, इधर क्या रख दूंगे, 3x रख दूंगे मैं सब। करो जल्दी, आंसर बताओ।
कितना आया आंसर? ये आ रहा क्या? हम्म? तो यहाँ पे रखो ना। एक्स की वैल्यू, ये तो अलग क्वेश्चन है, ये अलग क्वेश्चन है अब। आई बात समझ में? अरे ऐसा रखो ना, एक्स अपॉन 5 इक्वल टू 3x माइनस 32 अपॉन कितना, 9। देख लेना सॉल्व करके कितना आ रहा था। 80/3 नहीं आ रहा क्या? दिखा के खुद देखता हूँ। मेरे को भाई जरा सा, अभी हमने थंबो, इधर आ जाओ बस, बाद में कर लेना पीछे। थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी में भी हमने क्या पढ़ा था, किसका एग्जांपल लिया था अभी? रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टिंग वायर, ठीक है ना? क्या था फॉर्मूला बताना? R1 माइनस R0 इज इक्वल टू कितना? R0 T1 माइनस T2, ठीक है। इधर आ जाओ, T0 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है? R0 है। T1 टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस कितना है? R, ठीक है। और अगर मैं ऐसे लिखूं, R2 माइनस, बताओ कितना आएगा, R1 के R0? ऐसा आएगा, R2 माइनस R1 इज इक्वल टू कितना, अल्फा R0। ऐसा आएगा क्या? ऐसे नहीं आएगा, क्योंकि हमें रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है, R0 को ही रेफरेंस पॉइंट लेके चलना है। ये बात समझ में? कितना आएगा फिर बताओ? R2 माइनस R0 इज इक्वल टू कितना, T2 माइनस, ठीक है। दोनों का डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला, R1 माइनस R0 अपॉन कितना, R2 माइनस R0 इज इक्वल टू ये कितना, T1 माइनस अपॉन T2 माइनस, ठीक है। और रेफरेंस पॉइंट क्या लेना है आपको, R0 रेफरेंस पॉइंट, ठीक है। अच्छा, मॉडर्न थर्मोमेट्री में क्या है, हम एक ट्रिपल पॉइंट ले लेते हैं, किसका, वाटर का, है ना, एक त्रिक बिंदु, है ना। उस त्रिक बिंदु को बेस मान के हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। कितना होता है बता सकता है कोई, ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर बता सकता है? बता सकता है? हम्म?
ठीक है, 273.16 केल्विन। ठीक है, तो यहां से फॉर्मूला क्या बनेगा, एक्स अपॉन एक्स टी आर इज इक्वल टू कितना, टी अपॉन टी टी आर। यहाँ पर टी आर क्या है, ये ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, ठीक है ना। वो भी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादातर ये रेफरेंस देना, ठीक है ना, इससे सॉल्व करना क्वेश्चन। ठीक है, आंसर सही नहीं आएगा, लिखो लिखो जल्दी। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर, थीटा इज इक्वल टू tan थीटा को लिखते हैं साइन, राइट, sin थीटा इज इक्वल टू tan थीटा इज इक्वल टू थीटा tan और cos थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस 0 से 90 तक के बीच में सर साइन भी बढ़ता है और tan भी बढ़ता है। ट्रिग्नोमेट्रिक प्रॉपर्टी किस एंगल के लिए एप्लीकेबल है, रेक्टेंगल ट्रायंगल के लिए, समकोण त्रिभुज के लिए। तो वहां पर अगर आप एक समकोण त्रिभुज बनाओ, ठीक है, तो आपकी रेडियस अलग होगी, ठीक है, ना, और हाइपोटेन्यूज अलग होगा, बेस अलग होगा, फिर कैसे मिलेंगे। तो ये स्मॉल एंगल के लिए लेते हैं या बहुत लार्ज एंगल के लिए लेते हैं, क्या उत्तर कैसे लेना बेटर काम। पढ़ाऊंगा ना तब तक देखो भाई क्वेश्चन, if reference if resistance of a if resistance of a wire at triple point is if resistance of a resistance wire at triple point is 10 ohm, then at what temperature, पीछे लिख नहीं रहोगे तुम, then at what temperature resistance becomes 20 ohm। क्या करोगे तुम्हारा पीछे 6 के 6 बच्चे का, लिखो हिंदी में भी लिखो, यदि ट्रिपल पॉइंट पर, यदि त्रिक बिंदु पर किसी चालक कार का प्रतिरोध, यदि त्रिक बिंदु पर किसी चालक तार का प्रतिरोध 10 ओम है, तो तो तापमान के किस मान पर तो तापमान के किस मान पर यह बढ़कर 20 ओम हो जाता है। तापमान के किस मान पर यह बढ़कर 20 ओम हो जाता है। करो भाई, इससे करोगे या उससे करोगे, इससे करोगे, ठीक है, इससे करोगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा, ठीक है, करके दिखाओ उससे, करो भाई जल्दी।
लिखोगे ना, आर अपॉन आर टी आर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ। आर की वैल्यू दे रखी है मैंने, टेम्परेचर बताओ कितना हो जाएगा। करो। आर की वैल्यू कितनी है बताओ। 20 या 10। हम्म, सही है। टी आर की वैल्यू कितनी थी। ठीक है, तो टी की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। देखो भाई, क्या हो गया तुम्हें, घर जाना क्या, घर जाना, मैं जाओ। और कितने जाना था, बैंड दो भाई। देखो दिमाग सीधे तो नहीं, थोड़ा सा निकाल के लिए नहीं ना, इस कैलोरीमेट्री लिखो भाई, कैलोरीमेट्री। हिंदी में कैलोरीमेट्री और इंग्लिश में कैलोरीमेट्री। इन कैलोरीमेट्री, इन कैलोरीमेट्री we will study, in calorimetry we will study about the change in state. In calorimetry we will study about the change in state and about the change in state and heat exchange and heat exchange between two and more material, two and more than two material, two and more than two material। देख लिया। देखो इसके अंतर्गत पदार्थों के मध्य, इसके अंतर्गत पदार्थों के मध्य ऊष्मा के आदान प्रदान, इसके अंतर्गत पदार्थों के मध्य ऊष्मा के आदान प्रदान एवं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है, एवं पदार्थ की अवस्था परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। स्पेसिफिक हीट, विशिष्ट ऊष्मा क्या होती है। पीछे सबसे लास्ट में इधर, हाँ भाई, क्या होती है विशिष्ट ऊष्मा। देखो भाई, ये कोई एम मास का कोई आपके पास मटेरियल है, सब्सटेंस है, ठीक है। आपने क्या करा, इसको नल की ऊष्मा दी, ठीक है। इस ऊष्मा के देने से उसके टेम्परेचर में कितना राइज आया बताओ, डेल्टा टी राइज, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, यूनिट मास का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सी बढ़ाने के लिए जो ऊष्मा की आवश्यक मात्रा है उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट ऑफ। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, एस इज इक्वल टू कितना,
डेल क्यू अपॉन कितना, एम इंटू डेल्टा डेल्टा क्यू। ठीक है, देखो यूनिट मास का टेम्परेचर, यूनिट मास की बॉडी को, है ना, यूनिट डिग्री सी टेम्परेचर बढ़ाने के लिए जितनी हमने हीट दी उसको क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। क्या ये पदार्थ के द्रव्यमान पे निर्भर करती है, नहीं करती है? हाँ ये सब तो एम है इसमें करेक्ट। डेफिनेशन में क्या बोला मैंने, यूनिट मास के लिए। ठीक है, ये एम पर डिपेंड नहीं करेगी। ठीक है, और वो बताना जरा यूनिट कितनी होगी, जूल पर केजी इंटू डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, या फिर और बताओ। ठीक है ना, लिखो पहले डेफिनेशन लिख लेना, स्पेसिफिक हीट लिखो, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड लिखो, तो मास कितना भी कम हो उसमें भी ज्यादा हो। इस पे डिपेंड नहीं करेगा। एक होती है हीट कैपेसिटी, वो डिपेंड करती है, आगे पढ़ेंगे हीट कैपेसिटी। देखो, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू यूनिट मास, द अमाउंट ऑफ हीट सप्लाइड टू unit mass of a material, to unit mass of a material to rise a temperature of 1 degree C or 1 Kelvin, to rise a temperature of 1 degree C or 1 Kelvin is called specific heat, called specific heat। लिखो, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप, किसी पदार्थ के एकांक द्रव्यमान का ताप 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से, 1 डिग्री सी या 1 केल्विन से परिवर्तित करने के लिए, परिवर्तित करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा, परिवर्तित करने के लिए दी जाने वाली ऊष्मा विशिष्ट ऊष्मा एस कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा एस कहलाती है। यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, लेकिन देखो इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यह पदार्थ के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, लेकिन पदार्थ की प्रकृति एवं अवस्था पर निर्भर करती है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति एवं अवस्था पर निर्भर करती है, बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स स्टेट, बट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ मटेरियल एंड इट्स स्टेट। अच्छा, प्रैक्टिकल यूनिट क्या होगी इसकी, कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ भाई, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, हम्म, बोलो, 1, 1 कैलोरी पर हाँ ग्राम डिग्री सेल्सियस। ठीक है, स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस, बोलो, ये वैल्यू याद रखनी है, इधर सुन लो, आगे न्यूमेरिकल में डायरेक्ट लिखूंगा, याद रखनी है सर। बताओ भाई कितनी, 0.5 कैलोरी पर ग्राम। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ स्टील, बोलो,
0.47 कैलोरी पर ग्राम डिग्री से। लिख लो। ये तीनों चीजें याद होनी चाहिए तभी न्यूमेरिकल कर पाओगे। कोई भी सर ये बात क्लियर करना सर, पाउडर की ज्यादा है और आइस की कम है। अगर मुझे 10 है तो इतनी मुझे किसी पर डिपेंड करेगी। क्या हीट के ऊपर, अमाउंट ऑफ हीट के ऊपर। अभी लेटेंट हीट पे जाऊंगा ना तब तो समझ में आएगा लेटेंट हीट क्या होती है। गुप्त ऊष्मा किसकी ज्यादा होती है, वाटर की या स्टीम की। स्टीम की ज्यादा होती है। देखो जल्दी, ये लिख लिया। नहीं, ये याद चाहिए मुझे, तीनों वैल्यू नहीं तो न्यूमेरिकल नहीं कर पाऊंगा तुम। और 1 जूल इज इक्वल टू कितनी कैलोरी होती है। हम्म बोलो। 4.2। 4.18 या फिर क्या लिख देते हैं हम उसको, 4.2 भी लिख देते हैं, है ना, कैलोरी। ठीक है ना। अब देखो, मैं जो प्रैक्टिकल यूनिट यूज करूंगा ग्राम में यूज करूंगा। ठीक है ना। अगर न्यूमेरिकल में वो क्या गए आपसे किलोग्राम में, तो उसको ग्राम में चेंज करोगे। ठीक है ना। अगर उसने बोला कितना जूल पर किलोग्राम, ठीक है ना, तो जूल को पहले किस में चेंज करोगे, कैलोरी में। और किलोग्राम को किस में चेंज करोगे, ग्राम में चेंज। ठीक है ना। ये भी लिख दो, 1 जूल इज इक्वल टू 4.18 और 4.2 कैलोरी। लिख लिया। लिख लिया। हेडिंग डालो हीट कैपेसिटी, ऊष्मीय क्षमता। ऊष्मीय क्षमता, हीट कैपेसिटी। लिख लिया भाई। देखो इसमें क्या करेंगे हम, कोई बॉडी है एम मास की, उसका टेम्परेचर, उसको हम कितनी स्पेसिफिक हीट दे, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, कोई एम मास का जो मटेरियल है उसको हम कितनी स्पेसिफिक हीट दे, यानी कि यूनिट मास से या फिर यूनिट डिग्री सेल्सियस कितना टेम्परेचर उसका राइज करेंगे। ठीक है ना। तो ये किस पे डिपेंड करता है, ये मास पे डिपेंड करता है। ठीक है ना। स्पेसिफिक हीट क्या होती है, मास पे डिपेंड नहीं करती। और हीट कैपेसिटी क्या होती है, मास पे डिपेंड करती है। लिख लो, पहले डेफिनेशन लिख लो। इट इज अमाउंट ऑफ हीट, इट इज अमाउंट ऑफ हीट require, it is amount of heat required to rise the temperature, required to rise the temperature of mass m, of mass m, मास mass m of a material by 1 degree C or 1 Kelvin, by 1 degree C और Kelvin। हिंदी में लिखो, पदार्थ के m द्रव्यमान का तापमान, पदार्थ के m द्रव्यमान का तापमान 1 डिग्री C या केल्विन, 1 डिग्री सी या केल्विन से परिवर्तित करने के लिए, 1 डिग्री सी क्या कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, कुछ नहीं, आऊँ वहीं देख रहा हूँ इधर सारा, लिख लो, इस पे लिख लो क्या लिखा हुआ है, परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा, आवश्यक ऊष्मा ऊष्मीय क्षमता कहलाती है।
लिख देना, ये मास पर डिपेंड करती है, इट इज डिपेंडेंट ऑफ मास, लिख देना भाई, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ना आपको जैसे न्यूमेरिकल में वो बोलेगा नहीं कि हीट कैपेसिटी दिया उसने या स्पेसिफिक हीट दिया, तो यूनिट से फाइंड करोगे उसने क्या बोला आपको। अगर जूल पर क्या है, डिग्री सेल्सियस है, तो क्या होगा, हीट कैपेसिटी होगा, और जूल पर किलोग्राम डिग्री सी होगा तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट, ठीक है। देखो हेडिंग वाटर इक्वलेंट, वाटर इक्वलेंट, कैसे, वाटर इक्वलेंट, जल तुल्यांक, ऐसे कुछ नहीं है, न्यूमेरिकल में यूज होगा, मैं इसलिए बता रहा हूँ। मैं इसमें बोल देता हूँ, मैं कोई लिक्विड है आपका फिल हुआ हुआ, ठीक है ना, लिक्विड एक्स, ठीक है ना, उसका मास कितना है, एम डैश है, और स्पेसिफिक हीट कितनी है, एस डैश है, ठीक है। और ये कोई वाटर है, इसका मास कितना है, एम डब्ल्यू, और स्पेसिफिक हीट कितनी है, एस डब्ल्यू। तो वाटर इक्विवेलेंट क्या कहता है, अगर आपको देखो क्वेश्चन में क्या करेगा, वो आपको वाटर इक्विवेलेंट दे देगा कि वाटर इक्विवेलेंट कितना है, 5 किलोग्राम है, ठीक है। तो आप उस वाटर इक्विवेलेंट को यहां से क्या करोगे, जो लिक्विड दे रखा है उसके इक्वल मान लोगे, कैसे, ये हो जाएगा आपका एम डैश एस डैश इज इक्वल टू कितना, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू, ठीक है। जैसे कि आपने अभी एस इज इक्वल टू कितना पढ़ा था, हमने बोला, बताओ, एम इंटू 1030, तो यहाँ से डेल क्यू इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ठीक है ना। तो जो अगर ये किसी लिक्विड के लिए कहे, और दिया उसने वाटर इक्विवेलेंट किसका है, वाटर का, तो यहाँ पर एम एस की जगह क्या रख देंगे हम, एम डब्ल्यू एस डब्ल्यू से रख के उसको सॉल्व कर देंगे, लिख लो। थोड़ी देर रुक जाओ, 1 आवर का होने दो। तो भाई चेंज ऑफ स्टेट एंड लेटेंट हीट, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन तथा गुप्त ऊष्मा। चलो भाई बताओ जरा, अगर मेरे पास एक 0 डिग्री सी में आइस है, ठीक है, और मुझे उसको वाटर बदलना है, वाटर में उसे चेंज करना है, तो क्या क्या चीज चेंज होगी और क्या चीज चेंज नहीं होगी, चेंज नहीं होगी। किसकी वजह से गया, ऐसे ही थी। और कुछ वजह नहीं थी, क्या चलो पहले तो लेकिन चीज थी, क्या चेंज नहीं होगा पहले, इम्पोर्टेंट चीज तुम्हारे ना, कैसे इंजन वाले क्वेश्चन में चीज आती है, कौन से होते हैं? मतलब अगर ये सर सॉलिड से अगर ये वाटर में जाएगा, तो आइस की बात करूंगा, भाई देखो, अब 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या है, आइस है, सुनना देखो ध्यान से, उसे हम किसमें चेंज कर रहे हैं, 0 डिग्री सी के वाटर में चेंज कर रहे हैं, यानी कि उसकी स्टेट चेंज कर रहे हैं। तो प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व किया गया है कि जो उसका टेम्परेचर है, वो पूरी स्टेट चेंज के दौरान कांस्टेंट रहता है। ये बात समझ सकते हैं? तो जब हम तो क्या देखते हैं,
पहले वो किसमें मेल्ट होगा भाई, पहले 0 डिग्री सी के बर्फ से कहाँ जाएगा, 0 डिग्री सी के वाटर में जाएगा ना। अब उसके बाद ही तो टेम्परेचर रेज होगा, या पहले बर्फ से सीधा भाप बन जाएगा, या बर्फ से सीधा 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। पर स्टेट चेंज का क्या मतलब है, बोलो। बर्फ से सॉलिड से लिक्विड में चेंज होगा, लिक्विड से गैस में चेंज होगा, यही तो स्टेट ऑफ चेंज है ना। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सॉलिड से कहाँ हो रहा है, लिक्विड में जा रहा है, लेकिन टेम्परेचर कितना है सॉलिड का, जो बर्फ का टेम्परेचर भी कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस है, और पानी का टेम्परेचर भी शुरू में कितना है, 0। ठीक है, तो जब तक स्टेट चेंज होगी तब तक उसका टेम्परेचर क्या होगा, सेम रहेगा। ठीक है, और ये सब चीजें जो चीज कर रही है, जो स्टेट चेंज हो रही है, वो किसकी वजह से हो रही है, लेटेंट हीट की वजह से, गुप्त ऊष्मा की वजह से। क्लियर है ना, लिखवा दूं या बाद में, नेक्स्ट क्लास में लिख लो, चलो कल को, कल को लिख लो, ठीक है खुश। नहीं, यहाँ देख के बोल रहा था ना, यहाँ पर जब 2 मिनट थे, हाँ ठीक है, एक बार जाके पूछ लो भाई, एक बार जाके पूछ के आना। जाओ, कल सर क्लास ऑफ कर देगा, हमें जाना है। अच्छा, अभी क्या टाइम हो रहा है, चलो आ जाओ, बस आ जाओ, आ जाओ, नहीं बस आ जाओ, जिसे जाना है वो चले जाओ, बाकी 12 बजे तक क्लास होगी, ठीक है भाई, खुश। लिखो भाई, चलो बाबू, ये चीज ना, सुनो, ये चीज आप तुम्हें याद आ गई, लेकिन जब एग्जाम के टाइम तुम रिविजन करोगे ना, तुम्हारे दिमाग में नहीं रहेगा। ये चीज ऐसी है कि क्वेश्चन यहाँ से थियोरेटिकल बन जाता है, फिर आपको 4 रीजन ले लेगा, चारों में से 2 भी सही हो सकता है, 3 भी सही हो सकता है, और आपको ये देखो केमिकल प्रॉपर्टी चेंज रहेगी, वो उसकी डीपली भाई तुम्हें देखने में लगेगा क्या कि टेम्परेचर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होगा। अच्छा, इसी में वो बोल देगा स्पेसिफिक हीट बताओ कितनी होगी, बता सकते हो, स्पेसिफिक हीट जब स्टेट चेंज के दौरान, बिटवीन स्टेट चेंज स्पेसिफिक हीट चेंज होती है, जो स्पेसिफिक हीट तो यही तो ना, पानी में जाएगा तो सट बंद हो जाएगी, इक्वल टू एस इज इक्वल टू कितना था, डेल्टा क्यू अपॉन एम डेल्टा टी एम टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट कांस्टेंट है, तो ये कितना, 0 तो ये कितना, ये चीजें ना तुम्हें उलझा देगी अगर नहीं लिखाऊंगा, भाई ना बात समझे, यहाँ तो तुम्हें याद रहेगी अभी। ठीक है, जैसे जैसे तुम्हारा टाइम ज्यादा होता रहेगा पढ़ाई से, है ना, तो तुम भूल जाओगे। 4 ऑप्शन में देगा, चारों भी सही होंगे, वो बोल देगा स्पेसिफिक हीट क्या होगी, इनफाइनाइट होगी, तुम कहोगे इनफाइनाइट कैसे हो जाएगी, इस तरह से होगी, क्यों, क्योंकि टेम्परेचर क्या रहेगा चेंज ऑफ स्टेट के दौरान, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, लिखो, वेन हीट इज सप्लाइड टू अ मटेरियल, when heat is supplied to a material, when heat is when heat is supplied to a material, then its state may change, then its state may change, and during change in state, and during change in state, the temperature of a material remain constant, the temperature of a material remain constant। हिंदी में लिख लो, किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करने पर, किसी पदार्थ को ऊष्मा प्रदान करने पर वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, लेकिन अवस्था परिवर्तन के दौरान लेकिन अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान नियत रहता है, लेकिन अवस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ का तापमान नियत रहता है।
ठीक है ना। तो स्पेसिफिक हीट ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट बताओ, 0, 1 और इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। ठीक है ना। तो इस दौरान पदार्थ की विशेष ऊष्मा अनंत होती है। लिख देना अपनी लैंग्वेज में जैसे लिखना चाहोगे। ऊष्मा लेटेंट हीट। देखो भाई, हीट रिक्वायर्ड टू, लेटेंट हीट में लिखो, हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट, heat required to convert unit mass of a material, heat required to convert a unit mass of a material from one state to another state, from one state to another is called latent heat। देखो, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को एक अवस्था से, पदार्थ के एकांक द्रव्यमान को एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तित करने के लिए आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। अब ना देखो, आवश्यक ऊष्मा गुप्त ऊष्मा कहलाती है। भाई एम यूनिट मास का टेम्परेचर कितना राइज करना है चेंज स्टेट के लिए? भाई एम के लिए कितना हीट देनी पड़ेगी? डेल क्या क्यू, ठीक है ना। तो 1 यूनिट मास के लिए कितनी हीट देनी पड़ेगी बोलो? डेल क्यू अपॉन एम। और इसी को क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, लिख देना, डेल क्यू अपॉन एम इज इक्वल टू एल एफ। ये बताओ, डिपेंडेंट ऑफ मास होती है इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है? बोलो। यूनिट मास है ना, तो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होती है। लेटेंट हीट क्या होती है? इंडिपेंडेंट ऑफ मास। मास चाहे कितना ही हो आपके पास, ठीक है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है ना, लिख देना। क्या होगी? गलन की गुप्त ऊष्मा। और ये क्या होगी? वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। ठीक है, गलन की गुप्त ऊष्मा बताओ, एल एफ। फॉर वाटर कितनी होती है बताओ? आइस से वाटर में चेंज हो गए तो कितनी होगी एल एफ? बताओ। बोलो एल एफ की वैल्यू कितनी होती है बताओ? ये बता। 80 कैलोरी पर ग्राम। ठीक है। और गलन की गुप्त ऊष्मा, वाष्पन की गुप्त ऊष्मा बताओ, एलबी। ठीक है, कितनी होगी? 540। ठीक है ना। ये किस में चेंज हो रहे हैं हम? वाटर से कहां पर? वेपर में। ठीक है ना, 100 डिग्री सेल्सियस। तो आपको देखो 5 वैल्यू याद रखनी। पहली कौन सी थी? स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी थी? 1। स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी थी? 0.5। एंड स्पेसिफिक हीट ऑफ 0.47 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी है? 80 कैलोरी पर ग्राम। और लेटेंट हीट ऑफ वेपर कितनी है?
वाष्पन की गुप्त ऊष्मा 540 कैलोरी पर ग्राम। अब एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन को मैं करा रहा हूँ और फिर उसके जैसे घर जाकर क्वेश्चन कर। पहले खुद से ट्राई करना तुम कैसे करते हो। Find the total amount of heat। लिखो क्वेश्चन को भाई, क्या हो गया, लिख लो। फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, find the total amount of heat required to convert ice of 10 gram ice of 10 gram at minus 10 degree Celsius at minus 10 degree Celsius into steam at 100 degree Celsius into steam as 100 degree Celsius। हिंदी में लिखा हूं नहीं करो। हाँ भाई, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? नहीं चलो फिर right time। देखो करने रहो तुम, इधर देखो, इधर बोलो कौन सी वैल्यू, टेम्परेचर, इधर हीट। इनिशियल पोजीशन पे टेम्परेचर बताओ कितना है आइस का, इधर समझ लो, समझ में नहीं आएगा नहीं तो। -10 डिग्री सेल्सियस। कितना है? -10 -10 डिग्री सेल्सियस। क्योंकि -10 डिग्री सेल्सियस पहले कहां पर जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये कितना आ गया, 0 डिग्री सेल्सियस। इसको चेंज होने के लिए कितनी हीट की रिक्वायर्ड होगी बताओ। Q1 इज इक्वल टू कितना, एम एस डेल्टा टी। एम कितना है, 10 ग्राम। और स्पेसिफिक हीट कौन सी वाली लूं, कौन सी आएगी, ठीक है। तो Q1 निकल जाएगा एम एस डेल्टा टी, ठीक है। आइस वाली आ जाएगी, डेल्टा टी कितना है, 10 है, ठीक है ना, 0 -10। उसके बाद ये जो 0 डिग्री सेल्सियस की बर्फ थी कहां पर जाएगी, 10 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस के पानी में। कहां जाएगी, 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में। क्या इस स्टेट में टेम्परेचर चेंज होगा, नहीं सर, सेम तो रहेगा, टेम्परेचर क्या रहेगा आपका, कांस्टेंट। ठीक है ना। स्टेट चेंज हो गई तो कौन सा फॉर्मूला आएगा बताओ, Q2 इज इक्वल टू कितना आ गया बताओ, बोलो। डेल्टा क्यू अपॉन एम। Q इज इक्वल टू ml था ना, तो Q इज इक्वल टू m। और L कौन सी, फ्यूजन की या वेपर की, फ्यूजन, ठीक है ना। तो m कितना है, 10। LF बताओ कितना होता है,
80 LM होता है। तो Q2 निकल जाएगा। तो यहाँ पर स्टेट कौन सी आ गई आपके पास? 0 डिग्री सी का क्या आ गया? ये वाटर आ गया। ठीक है। उसके बाद क्या होगा? ये 100 डिग्री सेल्सियस के किसमें जाएगा? 100 डिग्री सेल्सियस के, बोलो। तो इसमें Q3 बताओ कितनी हो जाएगी? एम एस कौन सी? ठीक है ना, वाटर की इंटू डेल्टा। ठीक है। उसके बाद हमें से किसमें चेंज करना था? 100 डिग्री सी की स्टीम में चेंज करना था। तो अगेन क्या होगा? टेम्परेचर कांस्टेंट ही रहेगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर किसमें हो जाएगी? 100 डिग्री सी का वेपर। और यहाँ पर Q4 बताओ कितना हो जाएगा? एम लेटेंट हीट ऑफ वेपर वाली। बताओ, आया समझ में? नहीं आया? तो टोटल हीट के लिए क्या करोगे? Q इज इक्वल टू Q1 प्लस, करो जल्दी भाई। देखो, -10 डिग्री सेल्सियस पे था। ठीक है। हमें क्वेश्चन में क्या था? एक बर्फ के आइस के टुकड़े को 10 ग्राम के -10 डिग्री सेल्सियस से उसकी स्टेट चेंज करके कहा ले जानी है? 100 डिग्री सेल्सियस की भाप बनानी है। ठीक है। तो मैं पहले जो आइस का टुकड़ा था -10 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है, वो पहले कहाँ चेंज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के आइस पर। ठीक है। तो उसके लिए हमें हीट कितनी रिक्वायर्ड हो गई? MS डेल्टा टी। और MS कौन सी? बोलो। आइस वाली। आइस की कितनी होती है स्पेसिफिक हीट? 0.5। ठीक है ना। और मैंने ग्राम में लिए वैल्यू, अगर वो किलोग्राम में देता तो चेंज करनी होती तुम्हें। ठीक है ना। फिर 0 डिग्री सेल्सियस का क्या हो गया? बर्फ। तो फिर स्टेट चेंज होगी। 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बनेगा? वाटर। इसमें टेम्परेचर क्या रहा? कांस्टेंट रहा आपका। ठीक है। तो कितनी गुप्त ऊष्मा, कितनी कितनी जरूरत होगी हमें उसमें हीट की? M इंटू LF। LF कौन सी? लेटेंट हीट ऑफ वेपर। ठीक है ना, फ्यूजन, सॉरी, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितनी होती है? अभी लिख भाई, 80। और 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे 800 आ जाएगी। ठीक है ना। फिर 0 डिग्री सेल्सियस के पानी से कहा जाना है? 100 डिग्री सेल्सियस के पानी बनाना है। तो फिर क्या होगी? हीट रिक्वायर्ड होगी MS डेल्टा टी। और यहाँ MS S कौन सी होगी? वाटर वाली। कितनी होती है? 1। ठीक है। टेम्परेचर कितना हो जाएगा बताओ? 100 हो जाएगी। ठीक है ना। M की वैल्यू 10 है, ये 1 और ये 100। और यहाँ पर फिर कितना रहेगा? Q4 कितना रहेगा? M इंटू LV। LV कितना था? 540। और मास कितना है? M। ठीक है। जो वैल्यू आएगी सबको सम कर दो, तो टोटल हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। ठीक है। आंसर देख लेना कितना है। ठीक है भाई। टेम्परेचर पे इस बार भी कॉमन लेट क्यों? यहाँ पे टेम्परेचर सेम आ रहा कोई? यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस नहीं हो गया? फिर अलग अलग था। अच्छा, मुझे ये बताओ, स्पेसिफिक हीट, इस वाले पोर्शन में स्पेसिफिक हीट बताओ कितनी? इनफाइनाइट होगी, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है। और यहाँ पर भी क्या होगी स्पेसिफिक हीट? इनफाइनाइट। ठीक है ना। करो नोट जल्दी। Q1 Q2 Q3 Q4 की वैल्यू निकाल के पुट कर देना, आंसर आ जाएगी। अलग अलग प्रकार हाँ जी। करो भाई, Q1 Q2 Q3 की वैल्यू। आंसर सही है मुझे अभी? भाई M की वैल्यू रखो कितनी है? 10 ग्राम। आइस रखो 1। डेल्टा टी कितना जाएगा? 10। तो Q1 निकल जाएगा। फिर Q2 निकालो। ऐसा नहीं करोगे ना ताकि फिर आप बना लेते
पानी रखा गया लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कितना 540 50 लिखा था, कितना लिखा था 80 कैलोरी बराबर। और वेपर का कितना था 540। वाष्पन की कुछ ऊष्मा कितनी होती है 540। फिर समझना आया बताओ। अगर ये लेक्चर समझ में नहीं आया तो आगे की भी समझ में नहीं आएंगे। बताओ, मेन यहीं से स्टार्ट है, ठीक है। वो फॉर्मूले का आप याद कर लोगे, ठीक है। बताओ, स्टेट चेंज में क्या होगा? हाँ, इधर क्या है हमारे पास? हीट है। इधर क्या है हमारे पास? बोलो। टेम्परेचर, ठीक है ना। उसने क्या कहा कि आपको -10 डिग्री सेल्सियस पर कोई बर्फ का टुकड़ा है, उसे किस में चेंज करना है? हीट में, सॉरी, स्टीम में चेंज करना है 100 डिग्री। तो कितनी उष्मा चाहिए आपको, है ना। तो पहले इनिशियल पोजीशन क्या थी? -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अब ये -10 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ है, पहले किस में चेंज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के बर्फ में चेंज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना हो गया इसका? 0 डिग्री सेल्सियस। उस चेंज के लिए उसको कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी? Q1 इज इक्वल टू, बताओ कितनी? एम एस कौन सी? आइस की, और डेल्टा टी, ठीक है। एम कितना है आपका? 10 ग्राम है। आइस के लिए एस कितनी होती है? 0.5 होती है। और डेल्टा टी कितना है आपका? 10 है, ठीक है। उसके बाद ये 0 डिग्री सेल्सियस का जो बर्फ का टुकड़ा था, किसमें चेंज होगा? 0 डिग्री सेल्सियस के वाटर में चेंज, ठीक है। इस ड्यूरेशन टेम्परेचर में कोई भी चेंज नहीं होगा, तो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होगी? कांस्टेंट होगी। लेकिन इसको चेंज करने के लिए एक वन स्टेट टू अनदर स्टेट, लेटेंट हीट क्या था? यूनिट मास को वन स्टेट से अनदर स्टेट में चेंज करने के लिए जितनी हमें हीट रिक्वायर्ड है, उसको क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट बोलते हैं। तो यहाँ स्टेट चेंज हो रही है, तो कौन सी हीट आएगी यहाँ पर? लेटेंट हीट के लिए फॉर्मूला तो कितना? एम इंटू कितना? एल। पेपर नहीं बेटा, फ्यूजन, ठीक है। कितनी होती है एल? 80 कैलोरी। और एम की वैल्यू कितनी है? 10, ठीक है। अब ये 0 डिग्री सेल्सियस का वाटर किसमें चेंज होगा? पहले 100 डिग्री के वाटर में, ठीक है। उसके बाद फिर टेम्परेचर राइज हो रहा, तो हीट कितनी होगी बताओ? Q3 इज इक्वल टू एम, बोलो, एस। एस कौन सी? वाटर। और ये कितना? डेल्टा टी, ठीक है। समझ लेंगे। Q3 की वैल्यू आ जाएगी। फिर उसके बाद ये किसमें चेंज होगा? 100 डिग्री के स्टीम में चेंज, ठीक है। उसके लिए फिर हमें स्टेट चेंज हो रहा, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होगा, स्पेसिफिक हीट इनफाइनाइट होगी। और Q4 कितना हो जाएगा इसका? एम इंटू एल, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपर, ठीक है। एम की वैल्यू कितनी है? 10। और एल भी कितना होता है? 540, ठीक है। सबको फिर एंड में क्या करोगे? टोटल हीट निकालने के लिए क्या करोगे? सबको ऐड कर दोगे, Q1 प्लस Q2 प्लस, ये वैल्यू रखने में भी दिक्कत है तुम्हें किसी को? भी रख के दिखाऊं? नहीं, चलो ठीक है। हाँ, तुम्हें तो हमारा बस तुम्हारा